गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभय, रविंद्र, गीता, विकास, चारू, निभा, ममता, सपना, यूजर, अजय, देव, पूजा, नीतू, राजेंद्र, शिखा, शिवम और जार्डन, ओम प्रकाश, भावना, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हमेशा एक टीचर को यही उम्मीद रहती है कि उसके स्टूडेंट अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाएंगे, है ना, और मुझे बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है बच्चों। अगर सब कुछ ओके है तो एक बार जो है थम्स अप कर देंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज हम संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, ठीक है, मतलब वो हमारा दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसमें मुझे आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे आपका एक प्रश्न जो कि आ रहा था कि भाई महिलाओं के बारे में मैम आपने नहीं बताया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, एससी कितने थे, एसटी कितने थे। लेकिन अभी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई आपका जो संविधान है, जैसे 24 जनवरी 1950 की डेट को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया था, ठीक, सॉरी, संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था और उसकी जगह पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी कि अंतरिम सरकार बनाई गई थी। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा, वो क्या चल रहा है। तो मैम अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अभी हमारा संविधान का निर्माण ही चल रहा है। संविधान का निर्माण, यही हमारा टॉपिक मैम चल रहा है, यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? 24 जनवरी 1950 की जो भी फैक्ट्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया था। एक चीज़ और लिख लेना बेटा जी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको क्या बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आप कहोगे कि वो बने थे मैम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब हम एक डेट डिस्कस करेंगे जो कि है आपकी 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपके देश का संविधान लागू हुआ था, जिस दिन आपके देश का संविधान लागू हुआ था। यश, मैंने क्या 26 लिखवाया है बेटा, वो भी आपको पूरा लिखना है, ठीक है। 26 लिखवाया है, लेकिन क्या, और एक बच्चे ने कल परसों टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने ये तो लिखवाया ही नहीं है। बेटा अभी तो मैंने प्रीएम्बल आपको पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, अभी तो मैंने प्रीएम्बल आपको बताया, मतलब पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर आप उससे रिलेटेड डाउट्स कैसे लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें कौन सी डेट डिस्कस करनी है? उसके बाद मैम हमें डेट डिस्कस करनी है 26 जनवरी 1950, जिस दिन को प्यारे बच्चे आप क्या कहते हैं? इस दिन को मैम हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे मैम हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस, है ना। और गणतंत्र दिवस क्यों मैम हम सेलिब्रेट करते हैं? तो आप यहाँ पे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसी दिन क्या हुआ था? आपके देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या हो गया था बेटा जी? आप कहोगे कि मैम इसी दिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान, जो संविधान सभा के द्वारा लागू, जो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया है, उसे इस दिन क्या किया गया? संविधान लागू, यानी कि एग्जीक्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या एग्जीक्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या हुआ था इस दिन? एग्जीक्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन या इन्फोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूट या फिर एनफोर्स्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जीक्यूट हुआ था या एनफोर्स्ड हुआ था, इसीलिए मैम हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बेटा जी आपका संविधान लागू होने की और एक्सेप्ट करने की डेट, सॉरी, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, और आपका जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चे, वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 एक डेट बताई थी, और एक बताई है 26 जनवरी 1950। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, आप हमारे स्टूडेंट हो, हम आपके टीचर्स हैं, हम एक तरीके से आपकी, मतलब मैं आपकी बड़ी बहन भी लग सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फालतू का कमेंट किया, अगर आपने अपनी जो चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट की जो मर्यादा होती है उसको अगर आपने तोड़ा, तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है या आप बदतमीजी करने का आपको लाइसेंस मिला हुआ है, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से, क्योंकि किसी भी टीचर के साथ आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी मर्यादा के बाहर है। हम अगर आपसे बदतमीजी नहीं करते हैं तो आपको भी ये अधिकार नहीं है, इसीलिए चीज़ों को समझे। और मेरे पास डेली इतना यहाँ पर टाइम नहीं होगा कि मैं डेली आपको ये बातें समझाऊं। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इतनी तमीज़ की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप टीचर को टीचर की तरह ही ट्रीट करें। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से सारे बच्चों का नुकसान हो, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे चल सकते हैं, और बाकी आपको जो भी जरूरत है, जो भी डाउट्स हैं, आप सब प्यारे बच्चे यहां पर कर सकते हैं। आपके डाउट्स यहाँ पे बोले जाएंगे। आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वो इसीलिए दिया गया है कि आप टीचर से कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? आपका संविधान लागू हो गया। अब बेटा जी आगे अगर मैं चलती हूं यहां पर, तो आगे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे बात करती हूं तो एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका संविधान है, संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ था? ये एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का प्रकाशन यानी पब्लिश्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पब्लिश्ड हुआ था बेटा जी ये देहरादून से। ठीक है, पब्लिश्ड कहां से हुआ था? देहरादून। कहां पड़ता है ये? उत्तराखंड में। तो यहां से इसे पब्लिश्ड किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देहरादून में कहां से? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बेटा जी, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, यहां से इसको पब्लिश्ड किया गया था। और फिर एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, पृष्ठों की संख्या कितनी थी, है ना? ये भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान का प्रकाशन, अब हम बात करते हैं कि संविधान में पृष्ठों की संख्या कितनी थी। पृष्ठों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिएगा नंबर ऑफ पेजेस। तो कितने थे बेटा? आपने ये फैक्ट पढ़े होंगे, 251। कितने पेजेस थे? वेरी गुड मैम, 251, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि संविधान की कितनी प्रतिलिपियां यानी कितनी फोटो कॉपीज छपी थी। प्रतिलिपियां बेटा जी इंग्लिश में कहते हैं फोटो कॉपीज। तो ये कितनी छपी थी? आप कहोगे कि ये छपी थी, प्रिंट की गई थी 1000। कितनी फोटो कॉपीज छपी थी बेटा जी? आप कहोगे कि मैम 1000 फोटो कॉपीज यहाँ पर हमारे संविधान की जो है मैम छापी गई थी। फिर एक आपकी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इटैलिक भाषा में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में किसने लिखा था। ये दो क्वेश्चंस बेटा जी आपके पूछे जाते हैं। तो आपने इतना देखा, अब आप देखेंगे कि आपका जो संविधान है, अगर हम बात करते हैं इस संविधान को लिखने की, तो पहला तो कि इटैलिक भाषा में किसने लिखा। इटैलिक भाषा में तो पता है आप क्या लिखेंगे, इटैलिक या अंग्रेजी। तो इसको किसने लिखा था? आप कहेंगे मैम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने मैम इसको लिखा था इटैलिक या कह सकते हैं इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि शुद्ध हिंदी में, मतलब प्योर हिंदी में इसको किसने लिखा है। शुद्ध हिंदी में यानी कि आप कह सकते हो प्योर हिंदी में इसको किसने लिखा है। तो आप कहोगे कि मैम इन प्योर हिंदी इसको लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य जी ने।
वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ये प्रीवियस ईयर में एसएससी ने वसंत कृष्ण वैद्य जी से प्रश्न पूछा है। अगर आप एसएससी के प्रश्न देखते होंगे तो वहां पे ये प्यारे बच्चे आपको सब दिखेगा, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम हमारा बन सकता है, बहुत ही शानदार बन सकता है, और वो क्वेश्चन मैम हमारा बन सकता है यहां पर कि संविधान पर चित्रकारी किसने की थी? संविधान पर चित्रकारी, ठीक है, चित्रकारी यानी डिजाइनिंग किसने की थी? तो डिजाइनिंग करने वाले कौन कौन थे? आपने कई बार नाम सुना होगा, ठीक है। एक तो नंदलाल बोस जी थे आपके, और एक थे प्यारे बच्चे राम मनोहर सिन्हा जी, ठीक है। नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी, राम मनोहर सिन्हा जी, इन दो लोगों ने बेटा जी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइनिंग की थी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या की थी मैम? डिजाइनिंग की थी, ठीक है। आगे चलेंगे, नंदलाल बोस जी और मैम हम कह सकते हैं राम मनोहर सिन्हा जी। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं बेटा जी। संविधान सभा के सचिव पूछे गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये लिखा गया है बेटा जी HVR, सॉरी वो थे आपके HVR आयंगर जी, HVR आयंगर जी बेटा जी, ये आपके सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं, शाबाश बेटा। एक चीज और ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये दोनों लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये आपका यहां पे ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि मैम आप हमें संविधान सभा का और भी फैक्ट बताइए, जैसे हमें ये बताइए कि संविधान सभा में एसटी कितने थे, एससी कितने थे, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस भी मैम बनते हैं। तो बिल्कुल बेटा मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। देखिए यहां पर अगर मैं आपको और फैक्ट्स बताती हूं, जैसे संविधान सभा के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपके आंग्ल भारतीय, जिन्हें बेटा जी आप कहते हैं एंग्लो इंडियंस। अब मुझे जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताएगा कि एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। तो एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन यहां पर कौन कर रहा था? तो फ्रैंक एंथनी कर रहे थे। कौन कर रहे थे प्यारे बच्चे? आप कहोगे कि मैम फ्रैंक एंथनी, ठीक है, फ्रैंक एंथनी कर रहे थे, फ्रैंक एंथनी, ये थे आपके एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है बच्चों के दिमाग में, और बहुत ज़्यादा इसको टफ भाषा में हम लोग कई बार डिफाइन कर लेते हैं अपने माइंड में। बेटा जी अगर मैं आपसे बात करूं तो जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, देखो आपको पता है, यहाँ पे मैं साइड में लिखकर समझा रही हूँ, वो आपको लिखना नहीं है। आपको पता है कि ब्रिटिश जो हैं वो आपके यहाँ पर शासन करने आए थे। जी हाँ मैम, ब्रिटिश के साथ साथ आपके पुर्तगीज भी आए थे, है ना, आपके पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर आकर भारतीय जो स्त्री थी या भारतीय जो महिला थी, ठीक है, उनसे कर ली थी बेटा जी इन्होंने शादी। और जब यहाँ पे मान लो कि ए कौन है, ए एक मैम जो है यूरोपीय है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेज है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो आपके यहां पर आए और शासन, इस समय के अंग्रेज नहीं, उस समय की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और बी आपकी फीमेल है और ये एक इंडियन फीमेल है, मतलब एक महिला है। अब इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ वो बेटा जी सी है।
तो अगर किसी भी बच्चे की माँ या पिता में से कोई एक अंग्रेज है तो उसको हम क्या कहते थे? एंग्लो इंडियन। उसको हम क्या कहते थे बेटा जी? एंग्लो इंडियन कहते थे। अब इन एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं अगेन रिपीट करती हूं कि अगर किसी भी बच्चे के माता या पिता में से एक भारतीय और एक अंग्रेज है तो वो बच्चा कौन कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब भारतीय। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? इसको कहते हैं हम यहां पर एंग्लो इंडियन। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं आज आपकी आंख क्यों सूज रही है? बेटा आज थोड़ा सा ना मुझे बुखार है, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आपको मेरा फेस जो है स्वेलिंग, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग हो रही हो, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्टेमिना है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बेटा एक बार थम्स अप कर देंगे कि एंग्लो इंडियंस किसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं फिर से आपसे बात करती हूं तो आप एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपका पारसी की तरफ से कौन था? मतलब जो पर्शियंस होते हैं, तो पारसियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे PH मोदी जी। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन SSC ही पूछता है। PH मोदी जी कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इसमें SC को बेटा हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति और इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होंगे एक, शेड्यूल्ड कास्ट। और ये थे बेटा जी 26। ये कितने थे बच्चा? आप कहोगे कि मैम ये 26 थे। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी आपके ST जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स और हिंदी में कहते हैं बेटा जी अनुसूचित जनजाति। इनकी संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति, तो मैम ये हुआ करते थे 33। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर किस किसने किसका रिप्रेजेंटेशन किया, कितने सदस्य थे? PH मोदी कौन थे बेटा जी? पारसिया, जो पारसी होते हैं, जैसे आपने सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक है, पारसी, तो ये एक धर्म है पारसी भी। ठीक है, पर्शियन लोग जो होते तो उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे आपके SC ST का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था? अंबेडकर जी कर रहे थे। तो पर्शियंस का कौन कर रहा था? आप कहेंगे PH मोदी कर रहे थे। एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा था? फ्रैंक एंथनी कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आप आगे सुनिए। यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं कि फीमेल्स कितनी थी, है ना, महिलाएं कितनी थी मैम, ये बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहा है। तो बेटा जी संविधान सभा में जो कुल महिलाएं थी वो थी बेटा जी 15। कितनी फीमेल्स थी बेटा जी? 15। बहुत सारे बच्चे इस फैक्ट को लिखकर भेज रहे हैं कि मैं महिलाओं की संख्या, अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की संख्या 15 थी। अब मैं महिलाओं के नाम आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, आप आराम से यहां पर लिखेंगे। देखो, एक नाम लिखिएगा सबसे पहले, सुचिता कृपलानी जी। और सुचिता कृपलानी जी बेटा जी ये कौन थी? ये पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री भी बेटा ये आपकी बनी थी, यानी फर्स्ट CM कहाँ की बनी थी? आप बता सकते हैं। फर्स्ट CM ये बनी थी UP में, यानी उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश से ही थी और ये उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली थी। तो पहली महिला सुचिता कृपलानी जी। दूसरी लिखेगा विजय लक्ष्मी पंडित जी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये भी UP की थी और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी। क्या थी ये? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत बेटा जी यही थी, पहली महिला राजदूत। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर। और ये भी कहाँ की थी? तो मैम ये भी उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, ये भी आपकी कहां से थी? उत्तर प्रदेश से थी। नेक्स्ट, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी बेटा जी आप ध्यान रखेंगे कि ये कहां से थी? तो उत्तर प्रदेश, UP से ही थी। नेक्स्ट, कमला चौधरी जी, ये कहां से थी? सेम बेटा जी, सेम स्टेट से बिलोंग करती थी, उत्तर प्रदेश।
सेम स्टेट से बिलोंग करती थी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक थी बेगम एजाइज रसूल, बेगम एजाइज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला जो आपकी सदस्य थी संविधान सभा में। ओनली वन मुस्लिम फीमेल, ओनली वन मुस्लिम फीमेल, और ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी। ये भी कहां से थी मैम? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये भी यूपी से ही प्यारे बच्चे थी। एक आपकी कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, कितनी हो गई? 5 हो गई। नेक्स्ट लिखिएगा राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर प्रथम कैबिनेट फीमेल मंत्री यही थी। कैबिनेट में प्रथम महिला मंत्री, कैबिनेट में प्रथम महिला मंत्री यही थी। फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर। और ये कहां से थी मैम? तो बेटा जी ये थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत से थी। नेक्स्ट लिखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। बेटा जी फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी थी ये, पहली महिला राज्यपाल। लिखिएगा पहली महिला राज्यपाल। कहां पर बनी थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। और ये बनी थी मैम जो है यूपी में। फर्स्ट फीमेल गवर्नर यूपी की थी, लेकिन ये रहने वाली बेटा जी बिहार की थी। बिलोंग करती थी ये बिहार से। यूपी की गवर्नर बनी थी लेकिन बिलोंग करती थी बिहार से। नेक्स्ट लिखिएगा हंसा मेहता, हंसा मेहता जी। ये कहां से थी बेटा जी? जिसे आप उस समय कहते थे बंबई, आज इसको आप कहते हैं मुंबई। ठीक है, आज उसको आप कहते हैं मुंबई। नेक्स्ट जी दुर्गा जी, ये कहां से थी मैम? ये थी मद्रास से, जिसको आज हम कहते हैं चेन्नई, जिसको आज हम कहते हैं मैम चेन्नई। जी दुर्गा थी चेन्नई से। दक्षियानी वेलायुधन, एक नाम और लिख लीजिएगा। ठीक है, दक्षियानी वेलायुधन, दक्षियानी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला। और ये कहां से थी? सेम बेटा जी मद्रास, सेम बेटा जी मद्रास प्रेसिडेंसी से थी। एकमात्र दलित महिला आपकी यही थी, दक्षियानी वेलायुधन। एक लिखिएगा अम्मू स्वामी नाथन। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे अब हम अम्मू स्वामी नाथन। ठीक है, ये भी कहां से थी? तो मैम ये भी मद्रास से ही थी। अभी हम लिख के काउंट भी कर लेंगे कि 15 की 15 हैं या नहीं। बेटा इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन कहां से थी या कौन कौन सी महिलाएं संविधान सभा में थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पर मालती चौधरी जी। मालती चौधरी कहां से थी बेटा जी? तो ये थी आपकी ओडिशा से। आज आप इसको कहते हैं ओडिशा, पहले कहते थे उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आपका रेणुका राय जी और बेटा जी लीला राय जी। ये दोनों एक ही जगह से थी, राय राय इनके नाम के आगे लगा हुआ है। और ये दोनों थी वेस्ट बंगाल, यानी कि मैम पश्चिम बंगाल से, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से ये थी। बच्चा कह रहा है याद करना जरूरी है, बिल्कुल याद करना जरूरी है। अभी बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एनी मस्करनी, एनी मस्करनी। और ये कहां से थी? त्रावणकोर से। ये कहां से थी? त्रावणकोर। आपको इनका याद रखना है कौन कौन फीमेल्स आपके यहां पर मेंबर्स थी।
अब लास्ट अगर मैं आपसे बात करती हूं तो एक बस क्वेश्चन बचता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का इलेक्शन संविधान सभा में कहां से हुआ था। एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो अभी हमें किसके बारे में जानना है मैम? अभी हमें जानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बेटा जी आपको पता है ये कौन थे? तो मैम ये भारतीय संविधान के जनक, ये फैक्ट मैं लिखवा चुकी हूं, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान सभा में चुने गए थे तो ये फर्स्ट टाइम कहां से इलेक्ट हुए थे? प्रथम बार इनका जो निर्वाचन हुआ था, प्रथम बार निर्वाचन, फर्स्ट इलेक्शन, तो फर्स्ट टाइम ये कहां से इलेक्ट हुए थे? बिल्कुल सही बोला है बच्चों ने मैम, पूर्वी बंगाल से। कहां से इलेक्ट हुए थे बेटा जी? पूर्वी बंगाल यानी कि ईस्ट बंगाल। मैम पहली बार ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, पूर्वी बंगाल से इलेक्ट हुए थे। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पुणे से हुए थे। बेटा अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप देखेंगे कि जब ये ईस्ट बंगाल से इलेक्ट हुए थे तो आप यहां पे देखेंगे कि क्या हुआ था कि जो ईस्ट बंगाल है, जब हुआ था भारत पाकिस्तान विभाजन, जब हुआ था डिवीजन आपका इंडिया का, है ना, विभाजन को कहते हैं बेटा जी डिवीजन। तो जब विभाजन हुआ था तो ये जो पूर्वी बंगाल है ये पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी बंगाल कहां पर चला गया? ये चला गया मैम पाकिस्तान में, यानी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? ईस्ट बंगाल मैम पाकिस्तान में चला गया जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन कब हुआ मैम? 1947 में हुआ। और अंबेडकर जी यहां से इलेक्ट थे, अब ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो अब अंबेडकर जी की सीट खाली हो गई। ठीक है, अब क्या हो गया यहां पे? अब हम कहते हैं कि मैम यहां पे सीट खाली हो गई, लेकिन अंबेडकर जी का संविधान सभा के सदस्यों के बीच रहना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था अंबेडकर जी का, और ये बात संविधान सभा के सभी सदस्य जानते थे। तो फिर क्या किया गया बेटा जी कि जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो लिखना कि जो अंबेडकर साहब जी थे, है ना, अंबेडकर जी की क्या हो गई? सीट खाली। और जब ये यहां पर सीट खाली हो गई, अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो फिर क्या कराया गया? इसके बाद बेटा जी उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव को इंग्लिश में कहते हैं बाय इलेक्शन, और उपचुनाव हमेशा कब होता है? बीच में होता है। अब यहां पे जब सीट खाली हो गई, अंबेडकर जी को दोबारा से लाना था, और ये उपचुनाव कहां पर कराया गया? तो ये उपचुनाव कराया गया था प्यारे बच्चे, देखो किस तरीके से। सबसे पहले क्या हुआ कि आपके जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, इस प्रेसिडेंसी में एक थी बेटा जी यहां पर पुणे सीट, पुणे सीट थी। और इस पुणे सीट पर क्या थे? इस पुणे सीट पर थे बेटा जी एम आर जयकर साहब, एम आर जयकर साहब थे। और एम आर जयकर साहब ने क्या दिया? यहां से त्यागपत्र दिया, यानी कि मैम रिजाइन दे दिया। और जब इन्होंने रिजाइन दिया तो इसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सीट पर पुणे से आपका बाय इलेक्शन हुआ, और इनकी जगह पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जी इलेक्ट हुए। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी कहां से इलेक्ट हुए? मैम पुणे सीट से। और ये पुणे सीट कहां पर है? मैम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो एम आर जयकर जी ने रिजाइन दिया इनके लिए कि भाई इनको चुना जा सके, इसके लिए। ठीक है, जल्दी से बात समझ में आ गई? केवल इतना ही था। अब यहां पे आपका नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होगा वो आपका लिखा हुआ है और आपके टाइम टेबल में भी है, अनुसूचियां। ठीक है, आपके उसमें भी है अनुसूचियां।
यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, मतलब अंबेडकर जी का इलेक्शन कहां से हुआ पहली बार? ईस्ट बंगाल से। दूसरी बार मैम बम्बई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। किसने रिजाइन दिया? एमआर जयकर। ये बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे। ये देखिए बिंदी लगा हुआ है यहां पर। बात समझ में आ गई? यहां पर आगे चल सकते हैं बच्चा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट। अब आगे देखो, मैम रिपीट करना बेटा, मैं रिपीट कर देती हूं बेटा। अंबेडकर साहब जी सबसे पहले संविधान सभा के जब सदस्य बने थे, जब पहली बार संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे 1946 में। मैंने बताया आपको कि संविधान सभा के इलेक्शन कब हुए थे? 1946 में। तो उस समय अंबेडकर जी कहां से इलेक्ट हुए थे? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से इलेक्ट हुए थे। और पूर्वी बंगाल से जब वो इलेक्ट हुए थे तो 1946 में हुए, लेकिन 1947 में तो विभाजन हो गया। और जब विभाजन हुआ बेटा, है ना, जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और अंबेडकर जी को कहां रहना था? भारत में। तो अंबेडकर जी की सीट तो खाली हो गई, क्योंकि जिस जगह से वो चुने गए थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन अंबेडकर जी क्योंकि एससी और एसटी, जो आपकी एससी एसटी थे, उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर हम कह सकते हैं कि इनका संविधान सभा का सदस्य रहना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन, इसके लिए क्या सुझाव आया कि भाई हमें बाय इलेक्शन, मतलब उपचुनाव कराना चाहिए कहीं से इनके लिए। और उपचुनाव कब हो सकता है? जब एक सीट खाली होगी। तो एमआर जयकर साहब से कहा गया कि भाई आप रिजाइन दे दो, आप त्यागपत्र दे दो। तो एमआर जयकर साहब ने रिजाइन दिया और उसके बाद अंबेडकर जी का दोबारा से बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से, प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बॉम्बे। सीट कौन सी थी? पुणे सीट। वहां से इनको दोबारा से इलेक्शन में खड़ा किया गया और इनको जिताया गया। तो ये आपके दोबारा में कहां से बने थे? आप कहोगे कि मैम दोबारा में जो ये बने थे वो पुणे सीट से, और पहली बार कहां से? तो मैम पूर्वी बंगाल से, यानी ईस्ट बंगाल से इलेक्शन हुआ था। तो ये रीजन था बेटा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंबेडकर जी के बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब आपका यहां पे प्यारे बच्चे एक आता है, आपका छोटा सा है अनुसूचियां। यह आपके संविधान में है अनुसूचियां, यानी कि शेड्यूल्स। यह आपका नया चैप्टर है। एक दिन में कुछ बच्चे पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे, वो एक दिन में प्रीएम्बल भी पढ़ लेंगे, एक दिन में वो समितियां भी पढ़ लेंगे, सब कुछ आप एक दिन में पढ़ लेंगे। एक दिन में कैसे पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे बेटा? धीरे धीरे ही आप पढ़ पाएंगे और धीरे धीरे ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, संविधान के स्रोत भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, सब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे, ये तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, है ना। आगे सुनिए, इसीलिए मैं कमेंट्स नहीं लेती हूं, क्योंकि कोई सेंस नहीं है कमेंट्स का। एक कमेंट ऐसा नहीं आता है जिसका कोई सेंस हो, एक कमेंट। एक बच्चे का बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। क्या है? उसने पूछा है कि भारत के विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद, अभी आया कमेंट बॉक्स में, आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बच्चे का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कितने थे? 299 बचे थे बस। क्यों मैम इतने कम क्यों हो गए?
क्योंकि प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान अलग हो चुका था, और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो बहुत सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान भी गई थी। तो जब पॉपुलेशन बहुत सारी पाकिस्तान गई तो पॉपुलेशन के बेस पर ही सीट डिसाइड होती हैं। पॉपुलेशन कम होगी तो सीटें कम होंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे ने पूछा था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इनका डिवीजन अगर आप पूछोगे तो इसमें से 229 सीटें वो थी ब्रिटिश प्रोविंस की, यानी ब्रिटिश प्रांत की, और 70 सीटें दी गई थी देसी रियासतों को, यानी प्रिंसली स्टेट्स को। जो क्वेश्चन जेन्युइन होगा आंसर दूंगी मैं उसका। ठीक है, चलो फीमेल और गिन लो। फीमेल आपने 12 लिखवाई हैं, फीमेल आपने 14 लिखवाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब तुम्हें गिनती तक करनी नहीं आ रही है, गिनती तक तुम्हें करनी नहीं आ रही। अब तुम खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो क्लास में। ठीक है, अब आगे चलिए, अब कोई कमेंट में नहीं लूंगी। अब देखिए ध्यान से, अनुसूचियां बेटा, अगर हम बात करते हैं कि कुल कितनी थी, टोटल कितनी अनुसूचियां थी, लेकिन 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल संविधान में कितनी थी, मतलब इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अनुसूचियां थी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं लिखवा चुकी हूं। और अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी है, तब क्या आंसर करोगे, मतलब इन प्रेजेंट कितनी है, बताइए कितनी अनुसूचियां पहले थी। मैम वेरी गुड, मूल संविधान में मैम आपने 8 बताई थी और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। मूल संविधान में बच्चा कह रहा है पहले 13 थी फिर 8 हो गई। 13 किसने बताई थी, 13 बताई थी उन्होंने जब ड्राफ्ट तैयार किया था। फिर ड्राफ्ट फाइनल नहीं होता है, फाइनल था आपका वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बना था। आप 13 क्यों याद करके बैठे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 13 बताया था BN राव ने कि 13 अनुसूचियां होनी चाहिए, लेकिन 13 रखी नहीं गई थी, रखी गई थी 8। पता नहीं तुम 13 क्यों याद करके बैठे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो वर्तमान में कितनी है, 12। अब हम बात करते हैं कि जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची इसमें क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट शेड्यूल में बेटा जी प्रथम अनुसूची में बताया गया है आपके यहां पर 28 राज्य यानी कि 28 स्टेट्स और बेटा जी 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज, हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। पहले केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहते थे मैम, पहले केंद्र शासित प्रदेश को कहते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, तो आपका इसमें बताया गया है कि पूरे भारत के बारे में कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो तुम गलत पढ़ लेते हो और गलत को ही सही मानते हो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं आप गलत बता रही हो, आप सही नहीं बता रही हो। 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब यह है कि आप चीजों से अपडेट नहीं हैं, यही इसका मतलब है बेटा। वर्तमान में इन प्रेजेंट आपके इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। ऐसी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि संविधान 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ था। पता नहीं कौन सा संविधान बेटा जी लागू करवा रहे हो तुम। आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कहां पढ़ लेते हो तुम लोग बेटा, ऑथेंटिक बुक पढ़ा करो। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग गलत बुक्स पढ़ लेते हो। ऐसी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी। गलत, वो 11 दिसंबर को हुई थी।
एक बार खुद को चेक किया करो, एक बार कि कहीं मैम ने बताया, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती, मैं भी हो सकती हूं, मैं भी हो सकती हूं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट, लेकिन आप हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है बच्चा। आप अपने भी कॉन्सेप्ट यहां पे चेक किया करो, और ये मैं शुरुआत में ही बता रही हूं आपको कि खुद के कॉन्सेप्ट भी एक बार चेक कर लिया करो, है ना। तो आप खुद के नहीं करोगे तो फिर आपको टीचर गलत ही लगेगा, और टीचर कोई गलत मान के बैठे हुए हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे बच्चा अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे कि दूसरी अनुसूची में क्या है। तो बेटा जी जो दूसरी अनुसूची है इसमें दिए गए हैं वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। आप केवल याद रखो सैलरी, भत्ते याद रखने की जरूरत नहीं है, सैलरी एंड अनाउंसेस इसको बोलते हैं। वेतन भत्ते और पेंशन भी है ना। वेतन दिया गया है, भत्ते अभी इंग्लिश में भी लिखूंगी, एंड पेंशन, इन तीनों की जानकारी इसमें दी गई है। तो सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। अब ये किसको मिलती है? तो मैम जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, सरकारी अधिकारियों में भी अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में ऊपरी पद होते हैं, जैसे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो वेतन और जो भत्ते हैं वो किस किस को यहां पर मिलते हैं। तो जैसे आपके देश के राष्ट्रपति जी को सैलरी उनकी बात यहां पर की गई है, मतलब प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपके राज्यपाल के बारे में बात की गई है, राज्यपाल यानी गवर्नर को जो सैलरी मिलती है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, जो संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तो राज्यपाल की सैलरी की बात की गई है। उसके अलावा बेटा जी आपके जो लोकसभा होती है, मैं भी पूरा ही लिखती हूं, लोकसभा, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम आगे से लिखेंगे ऐसे, लोकसभा। तो इसमें बेटा जी जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी स्पीकर, और इसमें जो आपके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर, तो इनकी सैलरी की बात यहां पर की गई है, डेप्यूटी स्पीकर की इनको क्या सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा की तरह एक होती है राज्यसभा, जिसको आप कहते हैं राज्यसभा, उसमें होते हैं एक सभापति, एक होते हैं मैम उपसभापति, ठीक है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन कहते हैं इनको कहते हैं वाइस चेयरमैन, तो इनकी सैलरी की बात इसमें की गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जी आपके जो जजेस होते हैं, जजेस जो होते हैं मतलब न्यायाधीश, न्यायाधीश कहाँ के मैम? तो बेटा जी आपके उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और आपके मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और मैम हाई कोर्ट दोनों के जजेस की बात की गई है, दोनों के जजेस को सैलरी, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि लोकसभा के साथ साथ यहां पे विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनको भी, राज्यसभा के साथ में आप लिख सकते हो विधान परिषद, यहां पर भी सभापति और उपसभापति होते हैं, उनकी सैलरी भी। इसकी इंग्लिश में अभी साइड में लिख देती हूं, यहां स्पेस नहीं है, देखो विधानसभा को कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा को लोकसभा ही कहेंगे, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं एक उपाध्यक्ष, इनकी सैलरी भी। इसी तरीके से विधान परिषद, यहां पर भी सभापति और उपसभापति होते हैं, उनकी सैलरी। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, आप अलग से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप वहीं लिखो, यहां लिख लो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति। लोकसभा का स्पीकर कौन है बेटा बताऊंगी, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा कि ये सब चीजें कौन है।
सब चीजें आपको पता चलेंगी। जो दूसरा है इसमें सैलरी की बात, जैसे आपके मम्मी को सैलरी मिलती है अगर जॉब करती हैं, आपके पापा को सैलरी मिलती है अगर जॉब करते हैं, तो जैसे आपके देश के राष्ट्रपति हैं, आपके देश के राज्यपाल हैं, आपके देश में अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, आपके देश में अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा में भी बैठते हैं। क्या दोनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही होते हैं? नहीं। वेतन भत्ते लिखेंगे प्रदीप कुमार जी जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चा कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी नहीं है। बताओ क्या क्या कॉन्सेप्ट तुमने बना रखे हैं। ठीक है, तो जजेस किसके? सुप्रीम कोर्ट के और मैम हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी। एक होता है आपका बेटा जी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गलत लिख दिया, कंट्रोलर होता है, जी नहीं, कंप्ट्रोलर होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको बेटा शॉर्ट में आपने कई बार सुना होगा कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैम कैग। इसकी भी सैलरी इसमें डिस्कस की गई है। तो ये थी आपकी अनुसूची 2, मैंने डिटेल में बताया है। राष्ट्रपति को प्यारे बच्चे 5 लाख सैलरी मिलती है, राज्यपाल को 3.5 लाख मिलती है, अध्यक्ष और उपसभापति को 4 लाख अध्यक्ष और सभापति को 4 लाख सैलरी मिलती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। जजेस की सैलरी आपको मैं बताऊंगी, ये सब सैलरी आपको पता चलेंगी कि किसको कितनी मिलती है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल। आ जाओ, तीसरी अनुसूची में केवल आपको याद रखनी है शपथ है इसमें, इसमें ओथ दी गई है। तो मैम किस किस की ओथ है इसमें, किस किस की शपथ है इसमें? तो बेटा जी देखो, अगर मैं बात करती हूं तो इसमें जो शपथ दी गई है, सबसे पहले तो मैम एमपीज की शपथ है इसमें। एमपी किसको कहते हैं? फुल फॉर्म लिखते जाना, शुरू में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्यों का ओथ किसमें है? शेड्यूल 3 में है। संसद के सदस्य को बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। इनकी शपथ अनुसूची 3 में दी गई है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, इनकी शपथ भी इसी में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एमपी बोला जाता है, दोनों के सदस्यों को एमपी बोला जाता है। उसके अलावा पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इनकी शपथ अनुसूची 3 में है। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, इनकी शपथ अनुसूची 3 में है। फिर लिखना यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, संघ एवं राज्य मंत्री जो होते हैं उनकी शपथ भी अनुसूची 3 में है। ठीक है, लिखते जाओ क्योंकि ये सब बहुत पूछा जाता है, घुमा घुमा के तुम्हें घुमाता है। ठीक है, आगे देखिए, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, संघ एवं राज्य के मंत्रियों की शपथ है। उसके अलावा जजेस की यानी कि न्यायाधीशों की शपथ है इसमें। कहां कहां के न्यायाधीशों की? मैम सुप्रीम कोर्ट और मैम हाई कोर्ट, दोनों के जजेस की। ठीक है, इसके अलावा बेटा कैग की शपथ है,
कैग, मैंने अभी पीछे लिखवाया है फुल फॉर्म। इन सब की शपथ है, लेकिन मैम किसकी शपथ नहीं है? लेकिन मैम सारे बच्चे एक ही दिन में पॉलिटी पढ़ लेंगे, कितना ही समझा लो। बेटा सब एक दिन में कैसे पढ़ लोगे? अभी ये तो पढ़ो कि शपथ किस किस की है, कौन दिलवाता है, ये भी तुम्हें पता चल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। आगे देखो, किसकी शपथ, किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है? अनुसूची 3 में नहीं है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नहीं है तो पहला लिखिएगा, राष्ट्रपति जी की शपथ नहीं है मैम। प्रेसिडेंट की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 में है। अनुच्छेद कहते हैं आर्टिकल को हिंदी में। उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है मैम, यानी वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ इसमें नहीं है, आर्टिकल 69 में है। राज्यपाल की शपथ मैम इसमें नहीं है, गवर्नर की ओथ इसमें नहीं है, वो कहां पर है? आर्टिकल 159। ये लीजिए आपका कॉन्सेप्ट। गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हो, गलत चीजों को पढ़ लेते हो और फिर उसके बाद में कहते हो मैम आपने गलत पढ़ा दिया, है ना? लेकिन ये सही है। तो जो आप सैलरी में बोल रहे थे वो आपका एक्चुअली शेड्यूल्स में है। 3rd शेड्यूल में आपको अगर मैं बात करूं तो उसमें दिया गया कि इनकी शपथ इसमें नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे कल शेड्यूल खत्म करूंगी मैं और प्रीएम्बल शुरू करूंगी। 1 मिनट, सॉरी कल नहीं, एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगी, प्लीज आपकी परमिशन चाहिए, थोड़ा इमरजेंसी है, आप मुझे थम्स अप करके अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। बेटा कल मुझे जाना है हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ टेस्ट होने हैं मेरे, तो वो मुझे कराने हैं, तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी। लेकिन कल की जगह, क्योंकि कल ब्रेक होगा और ब्रेक हमें करना नहीं है ना, तो मैं संडे आपकी क्लास लूंगी। संडे इस बार मैं आपकी क्लास लूंगी, तो संडे की जगह आपकी कल की छुट्टी रहेगी। और मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि कल आप मेरी क्लास का वेट करेंगे और सोचेंगे कि मैम ने आज क्लास नहीं ली है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स मुझे दे दें, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए। और संडे में क्लास लूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कल की जगह की क्लास संडे, क्योंकि ब्रेक हमें नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपको पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न है आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे टैग करके। क्लास से कोई भी दिक्कत है, अगर मुझे लगेगा टेलीग्राम ग्रुप में आंसर देना है तो मैं वहाँ दे दूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि नहीं आंसर क्लास में नहीं बल्कि टेलीग्राम ग्रुप पर ही दिया जा सकता है तो वहीं पर मैं आपको दे दूँगी। उम्मीद करूँगी कि मैं हमेशा आपका साथ दे पाऊँ, ठीक है, अपने आप से यही है, आपका साथ दे पाऊँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।